अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 12th लेक्चर है कंप्यूटर साइंस क्लास 9th का। लास्ट लेक्चर में हमने फ़्लो चार्ट की कुछ एग्जांपल्स को सीखा था। आज हमने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जांपल नंबर 7 जो कि पेज नंबर 10 पे है उसको सीखना है। क्या है जी, इस एग्जांपल में पढ़ते हैं। टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन नंबर इज़ ओड और इवन। आपने ये डिटरमाइन करना है, ये प्रेजेंट करना है कि क्या जो दिया गया नंबर है वो इवन है या ओड है। गिवन नंबर का मकसद ये है, जो लफ्ज़ गिवन है वो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि हमने यूज़र से एक नंबर लेना है और ये बताना है कि वो नंबर इवन है या ओड। गिवन नंबर का मतलब हमेशा यही होगा कि वो नंबर जो हमने ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यूज़र से मांगा है, रिक्वायर किया है। जैसे सिंपली आप किसी भी फॉर्म को फिल कर रहे होते हैं या जो भी प्रोग्राम पीछे काम कर रहा होता है तो वो आपसे कहता है कि एंटर योर एज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उस प्रोग्रामिंग के दौरान रखा गया है कि हमने यूज़र से नंबर या उसकी एज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी ऐसी है कि हम यूज़र से एक नंबर लेंगे और हमने बाद में ये फिर जाहिर करना है कि वो नंबर इवन है या ओड। देखते हैं एग्जाम्पल को। सबसे पहले पिंक शेड में जो ओवल सिंबल है वो शो कर रही है स्टार्ट सिंबल को। स्टार्ट सिंबल के बाद जो सेकंड स्टेप है वो यही है कि हमने यूज़र से एक नंबर मांगना है जिसको हमने रखवाया है एन के वेरिएबल एन के नाम से। एंटर नंबर एन यानी कि इनपुट नंबर एन। इसके बाद जो थर्ड सिंबल है वो सिंपली एक प्रोसीजर की है। यहाँ पर फॉर्मूला भी आता है, रैम इज़ इक्वल एन मोड 2। एक वेरिएबल लिया है रिमाइंडर, ठीक है, और एन मोड 2। मोड क्या है? मोड ये जो है हमारे पास एक ऑपरेटर है लेकिन इसकी कोई सिंबल नहीं होती, इसलिए इसको एम ओ डी ही लिखा जाता है। ये ऑपरेटर जो है वो एम ओ डी से ही प्रेजेंट होता है। जैसे सिंपल हमारे पास प्लस का जो ऑपरेटर है वो प्लस साइन है एडिशन के लिए, और सब्ट्रैक्शन के लिए जो ऑपरेटर है माइनस वो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मैथमेटिकली इसकी कोई सिंबल मौजूद नहीं है तो हम इसको एन मोड 2 ही लिखेंगे। अब मोड में होता क्या है? मोड में ये होता है सिंपली कि हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद जो नीचे रिमेनिंग में वैल्यू बचेगी हम उसको लिखते हैं। जैसे सिंपली अगर हम 10 डिवाइड 3 करते हैं तो 3 इंटू 3 आता है 9, तो रिमेनिंग में हमारे पास बचेगा 1। इसी तरीके से अगर हम 10 डिवाइड 4 करते हैं तो 4 इंटू 2 तो वो आएगा हमारे पास 8, तो रिमेनिंग में हमारे पास क्या आंसर आएगा नीचे 2। यानी कि डिवाइड करने के बाद जो रिमेनिंग में वैल्यू बचती है मोड ऑपरेटर उसको ही एक्सेप्ट करता है, उसी को ही प्रेजेंट करता है। तो नॉर्मली अगर हमने किसी भी नंबर को ये देखना हो कि वो नंबर इवन है या ओड है तो हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं। अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए और रिमेनिंग में 0 बचे तो इसका मतलब है कि वो नंबर इवन है, और अगर वो डिवाइड कंप्लीट ना हो और 1 बचे तो वो क्या होगा कि वो नंबर एक ओड नंबर है। जैसे सिंपली अगर हम 8 डिवाइड 2 करते हैं तो 2 4 दी 8 आएगा और रिमेनिंग में क्या होगा हमारे पास 0 बचेगा, वो कंप्लीट ही डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इसके बरक्स अगर हम 8 डिवाइड या सिंपली कोई जो नंबर हमने लिखा है 9 है या 11 है तो 11 डिवाइड 2 करते हैं तो 2 इंटू 5 आएगा 10 और रिमेनिंग क्या बचेगा 1, तो वो नंबर क्या होगा 11 एक ओड नंबर होगा। तो सिंपली बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पर ऑपरेटर लिया है रिमाइंडर के नाम से REM जिसको प्रेजेंट किया गया है, और इसका मकसद क्या है कि ये एक नंबर को जो यूज़र ने ऊपर n की वैल्यू में पुट किया है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, और अगर डिवाइड करने के बाद 0 आया है जो रैम के अंदर सेव किया गया है, अगर वो 0 है यानी कि जो रैम जो वेरिएबल है क्या वो 0 है, तो यस की सूरत में क्या होगा कि वो नंबर क्या है हमारे पास एक इवन नंबर है और हम उसको प्रिंट करवाएंगे प्रिंट एन इज़ इवन नंबर। और अगर वो नहीं है 0 तो सिंपली वो फिर एक ओड नंबर होगा, क्योंकि जब भी किसी नंबर को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो या तो आंसर 0 आएगा या फिर 1, क्योंकि दो मेजर कैटेगरीज़ हैं हमारे पास नंबर्स की, वो है इवन और ओड। तो
सिंपली हमने फार्मूला क्या अप्लाई किया कि हमने एक नंबर को 2 से डिवाइड किया और उसका हमने रिमाइंडर फाइंड आउट किया मोड के थ्रू। उस रिमाइंडर को हमने REM के वेरिएबल में स्टोर करवाया। अगर वो REM के वेरिएबल में वैल्यू 0 है, ठीक है, तो वो एक इवन नंबर होगा, अदरवाइज़ वो एक ओड नंबर होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा फ्लो चार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद पेज नंबर 11 पे हमारे पास 8th फ्लो चार्ट है जिसमें लिखा गया है टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन अनइक्वल नंबर्स, कि 3 अनइक्वल नंबर में से हमने जो लार्जर नंबर है उसको प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले वही काम कि स्टार्ट के बाद हमने 3 नंबर मांगने हैं जिनको हमने नाम दिया है A, B और C का। अब क्या प्रोसीजर होगा कि हम सबसे पहले A का और B का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अगर हम A और B का जब कंपैरिजन करते हैं तो उसमें से जाहिर है या तो वो स्टेटमेंट ट्रू की सूरत में आंसर आएगा या फिर फॉल्स की सूरत में। यानी कि अगर हम कहते हैं कि क्या A बड़ा है B से, तो यस की सूरत मतलब क्या है कि B वाकई जो है छोटा होगा A से, यानी कि A बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये राइट साइड पे यस की सूरत में एरो दिखाया गया है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम उसी A को दोबारा कंपेयर करेंगे C के साथ। क्या A C से भी बड़ा है? तो लॉजिकली अगर वो A C से बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो A नंबर है या A के अंदर जो भी वैल्यू है वो सबसे बड़ा नंबर है। अब दूसरी तरफ चलते हैं। जब हमारी पहली कंडीशन थी क्या A B से बड़ा नहीं है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो गई है कि A B से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि B जो है वो A से बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम B का कंपैरिजन करेंगे C के साथ। तो अगर यहाँ पर भी B बड़ा है C से तो ऑटोमेटिकली रिज़ल्ट क्या होगा कि B सबसे बड़ा है, ठीक है। जो पहली सूरत है पहले मैं आपको सिंपली वो समझा दूँ कि सबसे पहले स्टेप में जब हमने वैल्यूज़ ले ली यूज़र से तो हमने क्या किया कि हमने A और B का कंपैरिजन लिया। तो कंपैरिजन में 2 रिज़ल्ट आएंगे, या A बड़ा होगा या B। अगर A बड़ा है, राइट साइड पे आप देखें कि जो है वो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो रही है कि A ग्रेटर देन B। तब क्या किया गया है कि A का कंपैरिजन दोबारा से किया गया है C से। अगर यहाँ पर भी A बड़ा है तो इसका मतलब है कि A सबसे बड़ा है। तो अदरवाइज़ यहाँ पर अगर A नहीं बढ़ा तो इसका मतलब क्या है कि C बड़ा है। वो क्यों? क्योंकि जब A ने B को, सिंपली आप कह लें एग्जांपल के तौर पर कि A ने B को हरा दिया है, A का B के साथ मैच हुआ है, A जीत चुका है, B हार चुका है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो विनर है वो A है। अब हम उस A को दोबारा कंपेयर कर रहे हैं C के साथ, विनर को दोबारा कंपेयर कर रहे हैं C के साथ। तो अगर यहाँ पर C उसको भी हरा देता है तो इसका मतलब है कि C सबसे बड़ा है, वरना A सबसे बड़ा है। यानी कि 3 हमारे पास पार्टीज़ हैं। पहले 2 का मैच किया गया, 2 का कंपैरिजन किया गया। यहाँ पर हमारे पास जो टीम A है वो पिछली टीम को हरा चुकी है, वो जीत कर आगे आई है। अब फाइनल हो रहा है, फाइनल में जो भी टीम जीतेगी ऑटोमेटिकली वो फाइनल विनर होगा, ठीक है। इसी तरीके से लेफ़्ट साइड पे ले लें। लेफ़्ट साइड पे अगर आप ये कहते हैं कि A ग्रेटर देन B नहीं है, देन क्या होगा? देन ये है कि हमने जो विनर है B उसका दोबारा से कंपैरिजन किया C के साथ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर यहाँ पर B दोबारा जो हमारी जो फाइनल में टीम B जीत जाती है तो वो फाइनल विनर होगा, अदरवाइज़ यहाँ पर जो C है वो फाइनल विनर होगा, ठीक है। आउटपुट A में एंड की तरफ जा रहा है, लेफ़्ट साइड पे आउटपुट B में भी वो एंड की तरफ ही प्रोग्राम जा रहा है जब उसने आउटपुट या प्रिंट रिज़ल्ट करवा दिया। लेकिन अगर हम राइट साइड पे जाते हैं तो यहाँ पर भी चांसेस हैं C के ग्रेटर होने के, और अगर हम लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो यहाँ भी चांसेस हैं C के ग्रेटर होने के, क्योंकि C जो है वो पहले से ऑलरेडी आप कह लें कि फ़ाइनल में है। तो जो भी टीम जीत के आएगी उसका मैच जो है वो C के साथ होगा, उसका कंपैरिजन जो है वो टीम C के साथ होगा। तो अगर यहाँ पर जो है A जीत के आती है तो उसका भी C के साथ होगा, अगर यहाँ से C जीती है तो वो फाइनल होगी। इसी तरीके से अगर B जो है वो A को हरा के आगे आती है तो B का दोबारा से मैच होगा C के साथ। तो यहाँ पे भी अगर C जीत जाती है तो वो भी विनर होगी फाइनल।
तो यहाँ पर देखें, जहाँ पर लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन सी, यानी कि क्या ए ग्रेटर देन है सी, तो यस की सूरत में ए आउटपुट ए किया गया है, यानी कि ए जो है वो सबसे ग्रेटर है। नहीं तो नो की सूरत में आप नीचे देखें आउटपुट सी। इसी तरीके से लेफ़्ट साइड पे बी ग्रेटर सी लिखा गया है, ठीक है। जो लेफ़्ट साइड पे लास्ट सिंबल है कंपैरिजन की, उसमें यस की सूरत में लिखा गया है आउटपुट बी, और नीचे नो की सूरत में दोबारा से लिखा गया है आउटपुट सी, ठीक है। हुआ ये है कि हमने 3 अनइक्वल नंबर्स में से हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर है। तो हमने 2 नंबर्स का कंपैरिजन लिया, उसमें से ज़ाहिरी बात है कि एक नंबर बड़ा होगा, एक छोटा। जो बड़ा है उसको आगे मज़ीद एक नंबर से कंपैरिजन किया गया है, अगर वो वहाँ से बड़ा निकला है तो ए विनर होगा, अदरवाइज़ सी। इसी तरीके से अगर बी विनर निकला तो उसका भी कंपैरिजन सी के साथ होगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इन दोनों में से कोई ना कोई बड़ा होगा। अगर बी सबसे बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली वो सी को भी हरा देगा और वो फाइनल विनर होगा, अदरवाइज़ जो सी है वो विनर होगा, या फिर जो सी है वो हमारे पास ग्रेटर नंबर होगा इन तीनों में से। मज़ीद इसमें से किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो लाजमी शेयर कीजिए, और इनकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। ये जो अब हमने इस लेक्चर में जो फ़्लो चार्ट किए हैं ये थोड़े लॉजिकल हैं। जब आप इनको बाय हैंड परफॉर्म करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको इनकी समझ मज़ीद आती जाएगी। आगे हमारे पास है पेज नंबर 14 पे कि जो हमारे पास सिलेबस में है फ़्लो चार्ट नंबर 11, टू इनपुट 5 वैल्यूज़ 1 by 1 एंड डिटरमाइन इफ़ द गिवन नंबर इज़ इवन और ओड। होगा ये कि हमने यूज़र से 5 नंबर लेने हैं 1 by 1, और ये बताना है कि वो नंबर इवन है या ओड। यानी कि ये नहीं होगा कि हमने 5 वैल्यूज़ इकट्ठी लेनी है, हमने 1 by 1 लेनी है, ठीक है। तो हमारी सबसे पहला जो प्रोसीजर चलेगा वो इन 5 वैल्यूज़ के ऊपर चलेगा साथ साथ कि ये 5 वैल्यूज़ कंप्लीट हुई हैं या नहीं। उसके बाद हमने उस हर एक वैल्यू को बारे में ये देखना होगा कि वो इवन है या ओड। तो यहाँ मैं आपको सिंपल एक एग्ज़ाम्पल दूंगा कि जैसे हम किसी भी किस्म का कोई काम करते हैं, कोई कलाम पाक पढ़ते हैं या कोई लफ्ज़ विर्द करते हैं, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं तस्बीह के दाने को। तो हम जब भी एक लफ्ज़ पढ़ते हैं या एक आयत करीमा पढ़ते हैं तो हम एक तस्बीह का दाना जो है वो फेंकते हैं ताकि पता चल जाए कि ये काम इतनी मरतबा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर भी हम एक तस्बीह को यूज़ करेंगे, सिंपली एक जो काउंट के नाम से होगी, जो काउंटिंग करेगी कि हमने ये काम कितनी मरतबा कर लिया है। पेज नंबर 14 पे ये प्रेजेंट किया गया है। सबसे पहली चीज़ तो स्टार्ट सिंबल है, उसके बाद जो तस्बीह हमने यूज़ करनी है काउंट के नाम से, जो काउंटिंग करेगी कि हमारा ये प्रोसीजर कितनी मरतबा हो गया है और कितनी मरतबा मज़ीद होना है। इसके बाद इनपुट नंबर n, हमने यूज़र से नंबर लिया n के नाम से, ठीक है। उस n के लेने के साथ हमने क्या किया कि इंक्रीज़ काउंट बाय 1, हमने जो काउंट का जो तस्बीह थी हमारा, हमने उसमें इंक्रीज़ कर दिया 1, हमने उसको बढ़ा दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, वही प्रोसीजर कि हमने उस नंबर को 2 से डिवाइड किया, और डिवाइड करके जो भी आंसर होगा वो सेव हो जाएगा फॉर्मूले के थ्रू REM के अंदर, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ओड, तो हम यहाँ पे कंडीशन ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, कंडीशन स्टेटमेंट। रैम इज़ 0, क्या जो रैम है, जो रिमेनिंग वैल्यू आई है वो 0 है या नहीं। आपको मैंने लास्ट एग्जांपल में समझाया था कि अगर रिमेनिंग में 0 आ जाए तो वो नंबर इवन होगा, अगर 1 आए तो वो ओड होगा। तो हम सिंपली यहाँ पे चेक कर रहे हैं 0 को। तो येस की सूरत में वो जो नंबर है वो इवन है, और नो की सूरत में यानी कि जो रैम है वो 0 नहीं है, उसकी सूरत में क्या होगा कि वो जो नंबर n है वो ओड है, और हम उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट n इज़ ओड, कि वो नंबर जो n है वो ओड है। अब ये एक प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, हमने एक नंबर लिया और उसको देखा कि वो इवन है या ओड। अब नीचे आए तो नीचे काउंट इज़ 5, कि क्या हमारी जो तस्बीह थी वो 5 दाने कंप्लीट हो गए हैं जी, नहीं, वो अभी 5 दाने कंप्लीट नहीं हुए। तो नो की सूरत में क्या है कि एरो दोबारा जा रहा है इनपुट नंबर n में कि दोबारा से एक और नंबर मांगो, क्योंकि अभी 5 नंबर कंप्लीट नहीं हुए, ठीक है। फिर वही प्रोसीजर होगा
कि यूज़र से एक नंबर लिया जाएगा n। अब क्या होगा कि अब जब हमने यूज़र से नंबर ले लिया दोबारा दूसरा, तो हमारा जो काउंट है, जो तस्बीह है, वो मज़ीद एक दाना बढ़ जाएगी, यानी कि वो चली जाएगी 2 पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है कि उसी नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे और जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो रख देंगे REM के वेरिएबल में, और इसको हम चेक करेंगे कि क्या REM जिसमें रिमेनिंग की वैल्यू पड़ी हुई है वो ज़ीरो है। अगर वो ज़ीरो है तो इवन, अगर नहीं है तो ओड। अब जब ये दोनों काम हो चुके तो फिर क्या हुआ, काउंट इज़ 5। क्या काउंट 5 हुआ है? नहीं जी, अभी तो हमारे पास काउंट में 2 वैल्यूज़ गई हैं, 2 है, तो अभी ये 5 नहीं हुआ। तो क्या होगा कि ये 9 की सूरत में एरो दोबारा ऊपर जा रहा है यूज़र के पास, जहाँ से वो यूज़र से नंबर लेगा, तीसरा नंबर। अब तीसरे नंबर के साथ क्या होगा कि इंक्रीज़ काउंट बाय 1, कि हम तस्बीह के दाने को मज़ीद एक दाना बढ़ा देंगे और वो क्या हो जाएगा 3। ठीक। फिर उसके बाद हमने वही प्रोसीजर अप्लाई किया कि रैम इज़ n mod 2, कि क्या वो जो n mod 2 हम करते हैं तो वो जो रिमेनिंग वैल्यू है वो सेव हो जाएगी रैम में, और उसके बाद हम उसको दोबारा चेक करेंगे कि वो इवन है या ओड। तो इवन होने की सूरत में हम उसको प्रिंट कर देंगे, ज़ीरो होने की सूरत में इवन है और ज़ीरो ना होने की सूरत में वो ओड है। इसके बाद नीचे आए दोबारा काउंट इज़ 5, कि क्या काउंट जो है 5 है, क्योंकि ये जो हमारे पास सिंबल है नीचे डायमंड सिंबल जिसको हम बोलते हैं तिरछी, ये कंडीशन के लिए होती है कि क्या ये कंडीशन सही हुई है या नहीं। तो अभी हमारी जो काउंट की वैल्यू है वो हुई है 3। ठीक है, अभी 5 नहीं हुई, तो दोबारा एरो ऊपर जाएगा जहाँ पर ग्रीन इनपुट की सिंबल है, इनपुट n। ठीक है, कि इनपुट नंबर n किया जाए, यूज़र से नंबर मांगा जाए। जब यूज़र से नंबर मांगा गया चौथा, तो साथ ही उसने तस्बीह का दाना भी गिरा दिया कि अब जो वैल्यू है वो काउंट की वो 4 हो गई है। इंक्रीज़ काउंट बाय 1, यानी कि हर मरतबा जब ये प्रोसीजर होगा काउंट की वैल्यू को हमने एक दाना बढ़ा देना है। तो अब काउंट की वैल्यू जो है वो हो चुकी है 4। अब जो हमने n नंबर मांगा था उसको हमने 2 से डिवाइड किया और रिमेनिंग वैल्यू जो भी थी वो हमने सेव करवा दी रैम में, क्योंकि हमने मोड ऑपरेटर इस्तेमाल किया। इसके बाद हमने चेक किया रैम को, क्या वो रैम इवन है, ज़ीरो है तो इसका मतलब है वो इवन है, अगर ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब है जो n है वो ओड है। इसके बाद नीचे आए, काउंट इज़ 5, क्या काउंट की वैल्यू 5 हुई है? नहीं हुई, तो दोबारा ऊपर गए, यूज़र से नंबर मांगा और उसके बाद हमने इंक्रीज़ काउंट बाय 1, यानी कि हमने काउंट की जो तस्बीह थी उसको हमने इंक्रीज़ कर दिया बाय 1 और वो 5 होगी। सारा प्रोसीजर दोबारा से हमने दोहराया, और दोहराने के बाद हम दोबारा जब काउंट के पास गए तो क्या काउंट इज़ 5, हाँ जी काउंट 5 हो चुका है। अब क्या होगा, ये दोबारा ऊपर नहीं जाएगा और येस की सूरत में हमारा जो प्रोसीजर है वो एंड की तरफ बढ़ेगा और हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारे टास्क में हमें यही बताया गया था कि हमने 5 वैल्यूज़ लेनी है, जिसके लिए हमने काउंट की तस्बीह को इस्तेमाल किया और हर आने वाले नंबर को हमने चेक किया कि क्या वो इवन है या ओड। जब हमने अपना टास्क मुकम्मल कर लिया तो हमने उस काउंट की तस्बीह के थ्रू दोबारा से उस वैल्यूज़ को मांगा। जब वो 5 वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई तो हमने उस टास्क को वहीं कंप्लीट किया और हमारे जो एंड ऑप्शन है, ये सिंबल है, वो प्रेजेंट हो गई। लाजमी इस फ़्लो चार्ट को, बल्कि इन तीनों फ़्लो चार्ट को जो है वो आपने 2-2 मरतबा एज अ होमवर्क परफॉर्म करना है। मैं आपको आज की लेक्चर में कोई असाइनमेंट जो है वो नहीं दे रहा, क्योंकि ये तीनों क्रिटिकल हैं, कुछ लॉजिकल हैं। अगर आप इनको बाय हैंड परफॉर्म करेंगे तो तभी ये आपको मुकम्मल तौर पर समझ आएंगे। मज़ीद किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे शेयर कीजिएगा, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। और लाजमी इनके ऊपर जो है वो अपना टाइम स्पेंड करें ताकि ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ सकें, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है हमारी इस चैप्टर की। अस्सलाम वालेकुम।